गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन के डिस्कशन में हमने अभी तक के 130 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर लिए हैं और आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 131 से लेके क्वेश्चन नंबर 140 तक का। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 31 से। द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड की चीफ इलनेस क्या है दोस्तों? चीफ इलनेस है वो है दोस्तों फ्लू, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, ईयर इन्फेक्शंस। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है कॉमन कोल्ड। चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम है, चीफ इलनेस है वो है कॉमन कोल्ड। बहुत बार देखा होगा दोस्तों, छोटे बच्चों का नाक बहता ही रहता है सारे दिन भर, ठीक है। तो वो कॉमन कोल्ड जो है वो है एक चीफ इलनेस है चाइल्डहुड की। तो सही आंसर है वो होगा आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। द रैपिड एंड सडन कंप्रेशन ऑफ फीटल स्कल रिजल्ट इन। फीटल स्कल का रैपिड और सडन कंप्रेशन क्या कर सकता है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड इंजरी, इंट्रायूटेराइन हेमरेज, एक्सेसिव मोल्डिंग, चेंज इन फीटल स्कल डायमीटर्स। तो दोस्तों, जो रैपिड एंड सडन कंप्रेशन है वो जो है वो एक्सेसिव मोल्डिंग कर सकता है। एक्सेसिव मोल्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेसिव मोल्डिंग। मोल्डिंग नॉर्मली क्या होता है? प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है मोल्डिंग। इसमें क्या होता है, जब बच्चा जो बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो उस दौरान फीटल जो स्कल है वो अपनी शेप साइज चेंज कर लेता है, अपनी शेप में चेंज होता है थोड़ा बहुत, ताकि वो चेंज करने से क्या है कि ब्रेन को इंजरी ना पहुँचे, ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंजरी ना पहुँचे। इसलिए एक नॉर्मल मैकेनिज्म है मोल्डिंग। और अगर सडन और रैपिड कंप्रेशन होता है फीटल स्कल पे तो एक्सेसिव मोल्डिंग होगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज और इंजरी हो सकती है। तो इसमें सही आंसर जाएगा वो जाएगा एक्सेसिव मोल्डिंग, आंसर सी। चलिए, विच मसल इंजरी क्योज टोर्टिकोलिस। कौन सी मसल इंजरी जो है वो टोर्टिकोलिस क्योज कर सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान अगर सेफ डिलीवरी नहीं हो रही है तो उसमें नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो नर्व डैमेज होने से कौन सी मसल है जिसकी इंजरी होने के वजह से टोर्टिकोलिस कंडीशन हो जाती है? टोर्टिकोलिस दोस्तों होता है नेक का एक साइड में हो जाना, मतलब नेक जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एक साइड में, एक साइड में नेक हो जाती है। तो वो कौन सी मसल इंजरी है जिनकी वजह से टोर्टिकोलिस कंडीशन उत्पन्न होती है डिलीवरी के दौरान? तो दोस्तों, नेक की मसल जो है वो है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ये जो मसल है सबसे बड़ी नाम है इसका। स्टर्नो मतलब स्टर्नम, क्लेडो मतलब क्लेविकल और मस्टोइड मतलब मस्टोइड वाली। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड जो मसल है, जो नेक की मसल नॉर्मली बोलते हैं इसको, वो उसमें इंजरी होने से टोर्टिकोलिस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। क्लम्प केस पाल्सी इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। क्लम्प केस पाल्सी है दोस्तों, वो किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है? कौन सी नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है? तो दोस्तों, ये होती है 7th एंड 8th थोरेसिक नर्व। नीचे से ऑप्शन पढ़ रहे हैं अपन। 5th एंड 6th थोरेसिक नर्व, 7th एंड 8th cranial nerve एंड 5th एंड 6th cranial nerve। तो जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 7th एंड 8th cranial सर्वाइकल, सॉरी क्रेनियल नहीं, सर्वाइकल, 7th एंड 8th सर्वाइकल नर्व, 7th एंड 8th सर्वाइकल नर्व राइट आंसर है। क्लम्पकेस पाल्सी
में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो 7th एंड 8th सर्वाइकल नर्व का होता है। दोस्तों क्लम्पकेज पॉलिसी क्या होता है, ये एक चित्र में दिया गया है, जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लम्पकेज पॉलिसी में क्या हो रहा है, C8 और T1 जो है, देखिए यहाँ पे सर्वाइकल 8 एंड थोरेसिक फर्स्ट जो है वो है, उसमें क्या होगा, ये इन्वॉल्वमेंट होता है क्लम्पकेज पॉलिसी इंजरी लोकेशन C सर्वाइकल 8 एंड थोरेसिक 1 यहाँ पे होता है। और वह कैसा हो जाता है, इसमें जो लोअर आर्म है, रिस्ट है और हैंड है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ज़रा यहाँ पे फोकस कीजिए, लोअर आर्म, रिस्ट एंड हैंड जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। इस प्रकार का क्लम्पकेज पॉलिसी में इस प्रकार का पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। देखिए क्लम्पकेज पॉलिसी इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 7th एंड 8th सर्वाइकल नर्व। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है डायपर रसेस मोस्ट कॉमनली क्योज्ड बाई। डायपर रसेस हैं वो किसकी वजह से होते हैं, डिप्थीरिया, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो दोस्तों स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये स्किन पे भी पाया जाता है, स्किन पे भी ये पाया जाता है बैक्टीरिया, इसलिए डायपर रसेस भी यही कारण कर सकता है, यूज कर सकता है। तो राइट आंसर गोज टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, डायपर रसेस मोस्ट कॉमनली क्योज्ड बाई स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्योंकि ये स्किन पे फ्लोरा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए हैबिचुअल इंजेशन ऑफ नॉन फूड मटेरियल, हैबिचुअल इंजेशन ऑफ नॉन फूड मटेरियल बाई माल न्यूरिश्ड चाइल्ड इज नाउन एज। एक माल न्यूरिश्ड चाइल्ड है, उसको हैबिचुअल इंजेशन हो गया है नॉन फूड मटेरियल खाने का। ठीक है, नॉन फूड मटेरियल खाता है एक माल न्यूरिश्ड चाइल्ड, उसको क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों कहेंगे, उसको कहेंगे पिक्का। उसको क्या कहेंगे, पिक्का, PICA, पिक्का। तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। एक ईटिंग डिसऑर्डर है पिक्का, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि नॉन न्यूट्रिटिव मटेरियल खाने के ज़्यादा क्रेविंग होती है। ठीक है, चाइल्ड में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जैसे वो मिट्टी खाता है बच्चा, बहुत बार देखा होगा आपने, बच्चा मिट्टी खाता है, राख खा जाता है, खिलौने चबा जाता है, कॉटन खा जाता है, घास खा जाता है, लकड़ी कुछ खा जाता है, कि पेपर खा जाता है, कुछ भी खा जाता है। तो बच्चा कुछ भी खाता रहता है, नॉन जो फूड मटेरियल जो है, ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है वो खाता है बच्चा। मोस्टली अपन देखते हैं घरों में कि बच्चा मिट्टी खाता रहता है, तो उसको, उस कंडीशन को, ये ईटिंग डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, पिक्का बोलेंगे, PICA, पिक्का। चलिए नेक्स्ट है पिक्का इज, पिक्का क्या है, तो पिक्का क्या है, देखिए एसोसिएटेड विद पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, मोस्ट कॉमन बिटवीन 18 मंथ एंड 6 ईयर ऑफ एज, ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, 1 मंथ तक लगातार खाने, एंड ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों ऑल आर करेक्ट, ये ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन भी हो जाता है। देखा होगा मिट्टी खाने वाले बच्चों के पेट में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं, तो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस हो जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन 18 से और 6 साल तक के बच्चों के एज में होता है, 18 मंथ से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं वही मिट्टी ज़्यादा खाते हैं। ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ईटिंग करना रेगुलरली एटलीस्ट 1 मंथ, 1 महीने तक, इसलिए सही आंसर है ऑल आर करेक्ट, सभी सारी चीज़ें क्या हैं, सही हैं। ठीक है, अगर ऑल आर करेक्ट नहीं देता है, यहाँ कुछ और देता तो फिर अपन ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं, इसलिए सही आंसर जो है वो जाएगा आंसर डी। आंसर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट इन द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फीडिंग डिसऑर्डर characterized by eating nutritious substance like soil, paint, etc. ठीक है, फीडिंग नॉन न्यूट्रिशियस है दोस्तों, यहाँ न्यूट्रिशियस नहीं है, यहाँ किसी कारण से ये जो है मिस हो गया है, स्किप हो गया है, नॉन न्यूट्रिशियस। तो यहाँ पे है ये नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस लाइक सोइल, पेंट एट्सेट्रा। तो क्या टर्म देंगे फीडिंग डिसऑर्डर को, ईटिंग डिसऑर्डर को,
ये जो जिसमें नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस खाते हैं, जैसे मिट्टी, पेंट आदि। ठीक है, तो उसको इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उसको पिक्का बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पिक्का बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पिक्का बोलेंगे। तो सही आंसर दोस्तों PICA, पिक्का। ठीक है, यहाँ पे नॉन न्यूट्रिशियस है दोस्तों, नॉन न्यूट्रिशियस, नॉट न्यूट्रिशियस, नॉन न्यूट्रिशियस। ठीक है, चलिए। ए प्री टर्म न्यूनेट एडमिटेड टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। प्री टर्म बेबी है जो NICU में एडमिट किया गया है, उसको हैज़ मसल ट्विचिंग, उसको मसल ट्विचिंग है, सीजर्स आ रहे हैं, साइनोसिस हो रखा है, एंड एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस, और रेस्पिरेशंस एबनॉर्मल है, एंड ए शॉर्ट श्रील क्राई, और शॉर्ट श्रील क्राई भी है उसका। तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज टू बी सस्पेक्टेड, क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ है, क्या सस्पेक्ट करेंगे? ब्रेकियल पाल्सी, डिसलोकेट हिप, इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड फ्रैक्चर्ड हिप। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम जो हैं वो हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज के। सारे सिम्टम किसके हैं? इंट्राक्रेनियल हेमरेज के सारे सिस्टम हैं, सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये क्या होता है जब ICP बढ़ जाती है, ICP बढ़ जाती है तो उसके सिम्टम है ज़्यादा। इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तब ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए सारे सिम्टम क्या है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज के। तो राइट आंसर गोज टू आंसर C। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ए नर्स ऑब्जर्व ए कन्वल्जन एंड ट्विचिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट। व्हाट कुड बी द प्रोबेबल क्यूज फॉर इट। एक नर्स है जो कन्वल्जन एंड ट्विचिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑब्जर्व कर रही है, तो प्रोबेबल क्यूज क्या हो सकता है इसका? तो ट्विचिंग जो है एक्सट्रीमिटीज़ का, और कन्वल्जन्स है दोस्तों। कन्वल्जन्स जो है और ट्विचिंग है वो सीरिब्रल हेमरेज की वजह से ही होता है, जो भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, तो इस वजह से जो न्यूबॉर्न है उसमें ट्विचिंग और एक्सट्रीमिटीज़ हो रहा है, तो वो जो है वो सीरिब्रल हेमरेज की वजह से होता है। तो राइट आंसर जाएगा सीरिब्रल हेमरेज। ठीक है, तो न्यूबॉर्न में मेनिंजाइटिस कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वैसे मेनिंजाइटिस में ये सब होता है, कन्वल्जन्स आते हैं, ट्विचिंग आती है, लेकिन न्यूबॉर्न यहाँ पे दिया है न्यूबॉर्न। ठीक है, तो न्यूबॉर्न में ये कॉमन नहीं है मेनिंजाइटिस, इसलिए सीरिब्रल हेमरेज के ये सिम्टम होंगे। तो राइट आंसर गोज टू आंसर C। तो दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट। 140 क्वेश्चन अपन ने अभी तक कर लिए हैं, PR यादव की बुक्स हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि सारे जो क्वेश्चंस हैं आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं और इनके रेशनल आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों।